गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कुछ स्कूल लेवल की। जनरली मैं हमेशा क्लास 12 के बाद की बात करता हूं। आज हम बात करेंगे स्कूल लेवल की रोटेशनल मोशन की। और एसेंशियली मोस्टली किनेमैटिक्स। बट देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट रोटेशनल मोशन। किनेमैटिक्स की बात कर रहे हैं तो वही बात, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। रोटेशनल मोशन में क्या करेंगे, v की जगह लिख देंगे ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी। ऑलरेडी प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? ये वेक्टर इक्वेशंस हैं, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। इक्वेशन के लिए तो वेक्टर होना चाहिए। ये क्या है? ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो लगा देते हैं वेक्टर, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन जनरल वेक्टर नहीं होता। क्या माने ये कि किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे, यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं a और b, देन a प्लस b शुड बी इक्वल टू b प्लस a। तो रोटेशनल मोशन में ऐसा नहीं होता। वाकई ये देखिए, ये मेरे पास एक किताब है। अब मैं क्या करता हूं, पहले इसको इस एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री से रोटेट करता हूं। अब मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं, किससे? 90 डिग्री से। तो किताब का फेस क्या है? किताब सीधी है, फेसिंग दिस साइड। ठीक है ना? अगली बार मैं क्या करता हूं, शुरू यहीं से करता हूं। पहले इस एक्सिस पे रोटेट करता हूं और फिर इस एक्सिस पे रोटेट करता हूं। दिस इज नॉट द सेम पोजीशन एज अर्लियर। यानी ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थे 90 डिग्री के, यदि ये वेक्टर होता तो ये होल्ड ट्रू करता, बट दे डोंट होल्ड ट्रू। सो द फर्स्ट लेसन दैट वी लर्न इज फाइनाइट angular displacement is not a vector in general. इसमें खास बात क्या की, मैंने एक्सिस बदल दी थी। ए और बी वर रोटेशंस अबाउट डिफरेंट एक्सिस, बट आई कैन रिपीट दिस। बट इस बार क्या करता हूं, इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट करता हूं। पहले इस एक्सिस पे रोटेट किया, इन्फिनिटेसिमल जरा सा, फिर एक्सिस पे रोटेट किया, इन्फिनिटेसिमल जरा सा। नतीजा ये नीचे है, बाकी तीनों कॉर्नर्स ऊपर उठे हुए। अगली बार इस एक्सिस पे पहले किया और इस एक्सिस पे फिर किया, वही स्थिति आ गई। रिजल्ट इन्फिनिटेसिमल angular displacement is a vector. यदि इन्फिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर है, तो ओमेगा क्या है? ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा तो इन्फिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सो ओमेगा इज ऑल्सो अ वेक्टर। So angular velocity is a vector, but angular displacement is in general not a vector. So we should always remember that. और कई इंटरेस्टिंग बातें। और ये हुआ क्यों? प्राइमरीली इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक्सिस बदल दी। यदि एक्सिस बदलते नहीं, ये रोटेशन करते और रोटेशन करते, तो एक ही बात है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी जो है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ऐसे ही डिफाइन करते हैं। तो एक्सिस कौन सी हुई? इसमें कोई एक्सिस नहीं है। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, एंड ओमेगा डिफाइन कैसे करते हैं? ओमेगा इज डिफाइंड about
अ पॉइंट, एक्सिस के अबाउट नहीं, नो। यानी मेरे पास एक पॉइंट है, कोई बॉडी है यहां, और इस पॉइंट के अबाउट मैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी पता करना चाहता हूं। तो ये ओरिजिन है मेरा। अब थोड़ी देर बाद वो बॉडी यहां आ गई, यहां आ गई, तो अब ये पोजीशन हो गई। ये दो पोजीशन वेक्टर है, सो दीज टू पोजीशन वेक्टर्स मेक अ प्लेन एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज दिस। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ये डी थीटा एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बट इस डायरेक्शन में इसलिए क्योंकि आपने प्लेन डिफाइन किया, अदरवाइज दिस इज जस्ट एन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, क्योंकि डी थीटा पता करने के लिए आपको एक्सेस पता करने की जरूरत नहीं। डायरेक्शन जरूर ये है, लेकिन इट इज अबाउट दिस पॉइंट। बट सपोज ये इधर से रैंडम मोशन ले रहा है, रैंडम मोशन ले रहा है तो क्या होगा? ओमेगा अबाउट दिस पॉइंट कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा, और उसकी जो डायरेक्शन चूज करेंगे वो डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी। तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, ओमेगा का डायरेक्शन भी बदलेगा। ऐसी स्थिति के अंदर अल्फा इज इक्वल टू जो डी ओमेगा बाई डी टी लिखते हैं, इसके अंदर ओमेगा क्या है? आई कैन राइट डी ओमेगा मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट डी यूनिट वेक्टर ओमेगा की डायरेक्शन में, ओमेगा का जो भी है उसका यूनिट वेक्टर इंटू डी। तो ये दो टर्म देंगे। इन सब का क्या होगा? ये स्कूल के लेवल की बात नहीं है, बात की बात है। कॉलेज के लेवल का जब काम पढ़ेंगे तब उसके बाद इन तरह की चीजों की भी बात करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने ये सीखी कि फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर, इन्फिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी में और क्या क्या चेंज हो जाते हैं? लीनियर मोशन में हम डिफाइन करते हैं relative velocity as v1 minus v2। क्या मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं? आई एम नॉट सेइंग कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग नहीं कर सकते, मैं पूछ रहा हूं। सो लेट अस डू अ प्रॉब्लम। आर रेडियस के एक सर्कल में एक बॉडी है यहां जो घूम रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और चूंकि एक प्लेन में ही है तो बावजूद इसके कि एंगुलर वेलोसिटी भी डिफाइन अबाउट दिस पॉइंट, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ये है, और 2r दूरी पे देयर इज अनदर सर्कल। ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये किस एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विच मींस ये टिक 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 जब तक यहां पहुंचता है ये भी यहां पहुंच जाता है। दिस इज पार्टिकल नंबर 1, दिस इज नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन इज what is angular velocity of 2 with respect to 1? तो यदि ये ठीक है और पर्टिकुलरली डायरेक्शन भी सेम है तो वो चेंज ऑफ डायरेक्शन एक्सेस की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। और यदि ये ठीक है तो आई विल से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज 0। तो एंगुलर वेलोसिटी of 2 with respect to 1 is 0, and this is wrong। ऐसा क्यों? कई तरीके हैं देखने के। Let us look at different ways। एक तरीका यह है कि एक आदमी है जो यहां खड़ा है फेसिंग दिस साइड, बट स्टेशनरी है यहां, और दूसरा आदमी यहां खड़ा है
फेसिंग दिस साइड। और ये दूसरा आदमी जो है, उस प्रॉब्लम को भूल जाओ, ये दूसरा आदमी एक सर्कल में जा रहा है विदाउट रोटेटिंग, ये खुद नहीं टर्न कर रहा, ये ऐसे नहीं हो रहा, ये ऐसे है, ऐसे टर्न नहीं हो रहा, ये ऐसे सर्कल में गए, ऑलवेज सीइंग दिस साइड। यदि ऐसा करता है तो ये आदमी रोटेट करते 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 यहां पहुंच जाएगा, फेसिंग दिस साइड। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहोगे? आप मतलब यहां जो आदमी खड़ा है वो क्या कहेगा? वो कहेगा अभी तो मैं उसकी पीठ देख रहा था, वो मेरे सामने है, अब वो मेरे पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि ये इधर रोटेट कर रहा है ओमेगा से, कुछ भी कह लो ओमेगा, ठीक है। अब आइए इस प्रॉब्लम पे। ये आदमी इधर फेस कर रहा है, ये आदमी भी इधर फेस कर रहा है। अब जब ये यहां आएगा तब भी ये इधर ही फेस कर रहा है, और ये जब यहां आएगा तब भी ये इधर फेस कर रहा है, और ये जब यहां आएगा तब ये इधर फेस कर रहा है, और ये जब यहां आएगा तब ये इधर फेस कर रहा है। तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा जो पहले मेरे आगे था वो मेरे पीछे आ गया। तो वही वाली बात हो गई, वही वाली बात हो गई। कहने का मतलब है इसकी एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस इज ऑल्सो द सेम ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन with respect to origin omega, angular velocity of 2 with respect to origin omega, angular velocity of 2 with respect to 1 omega। एक और तरीका है इसको देखने का, वो क्या? इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा आर, और v2 क्या है? ओमेगा 2r। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? दोनों का डिफरेंस v2 माइनस v1। और रिलेटिव डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का? डिस्प्लेसमेंट r। देयरफॉर ओमेगा इज तो लीनियर वेलोसिटी तो रिलेटिव डिफाइन करते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं। सो ओमेगा रिलेटिव इज अगेन ओमेगा। इसी को करने का एक और तरीका है अप्रॉक्सीमेट। वो क्या? हमें मालूम है कोई वेक्टर्स है a क्रॉस b इज इक्वल टू c। अब यदि आपको c मालूम है और a मालूम है तो क्या b पता कर सकते हो? एब्सोल्यूट वैल्यू? नो। फिर तो देन इफ यू पुट b इज इक्वल टू प्लस सम कांस्टेंट इनटू a, substitute this for b and see whether you get this equation satisfied. So इसको b के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा a cross c। I think there'll be a minus sign also, but check। यदि ये अप्लाई करके आप कहते हो कि मुझे रिलेटिव वेलोसिटी मालूम है, यानी इसकी वेलोसिटी मालूम है विद रिस्पेक्ट टू दिस v, और r मालूम है दूसरा वेक्टर, सो देन ऑल्सो इसकी एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस क्या आएगी? ओमेगा। ये सब कहने का मतलब ये कि रोटेशनल मोशन बेसिक किनेमेटिक इक्वेशंस चाहे वही हो, लेकिन इनमें कई बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, विच इज व्हाट आई शेयर्ड विद यू। अब इसी में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करें जो कॉमन इश्यूज हैं। दिस इज रिलेटेड टू रोटेशन एंड फ्रिक्शन। तो पहला सवाल तो ये कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता क्यों है और किस डायरेक्शन में लगता है? तो मेरा आंसर ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हर डायरेक्शन में लगता है। लेकिन सर हमने तो ये सुना था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ मोशन को अपोज करता है। हां, उसका नेट इफेक्ट ये है
कि मोशन को अपोज करता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों लगता है? क्योंकि इस सरफेस में और इस सरफेस में इरेगुलरिटीज हैं। उन इरेगुलरिटीज की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर जोर लगाती है, आगे नहीं जाने देते। अब वो इरेगुलरिटी की शेप क्या है, वो शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। वो इन दोनों छोटे छोटे एरिया पे फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी एनीवेयर। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है वो एक अलग बात है। और लीनियर मोशन में हमने पढ़ा था कि रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। करेक्ट? नो। सो द मैक्सिमम वैल्यू इज दिस। इससे कम भी लग सकता है, हां कम भी लग सकता है। कैसे पता करें कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, कितना लगेगा? कैसे पता करने का एक तरीका है, कुछ केसेस में मैक्सिमम ये है, अदरवाइज हम पता करते हैं यदि हमको एक्सेलरेशन मालूम हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यूज करते हुए इसको पता कर। अलग अलग प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे तरीके हैं। दैट इज नॉट माई पर्पस। माई पर्पस राइट नाउ इज इन प्रिंसिपल हर तरफ लगता है और एक्सेलरेशन की वजह से भी मालूम चलता है। अब कंसिडर कीजिए एक बाइसिकल है, और ये इसको यहां पे पेडल कर रहा है, and this bicycle is accelerating in this direction A. Question: what is the direction of force of friction on the wheels? यदि साइकिल इधर एक्सेलरेटेड है, यूं मूव कर रही है, तो व्हील का रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, दोनों के लिए फोर्सेस चाहिए। अब इस व्हील को रोटेट कौन करेगा? ऐसे रोटेट होना है। ऐसे रोटेट तो तभी होगा यदि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू आर टॉर्क लगेगा जो इसको यूं रोटेट करता है। लेकिन सर साइकिल तो आगे जा रही है, एक्सेलरेशन करेक्ट। यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा, लेकिन व्हील रोटेट तो ऐसे कर रहा है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इसको रोटेशन को अपोज करेगा, करेक्ट। लेकिन ये रोटेट क्यों कर रहा है? पेडलिंग की वजह से। ये पेडलिंग की वजह से जो टॉर्क लगता है, दैट इज मेकिंग दिस रोटेट। और इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ऑब्वियसली हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन। मुझे कैसे मालूम ये ज्यादा है ये कम है? क्योंकि मुझे मालूम है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। अदरवाइज मैं कहता ये ज्यादा है वो कम है। तो इसी प्रकार साइकिल डिसेलरेट कर रही है, व्हाटएवर, हर थिंग कर सके। बट कमिंग बैक टू फ्रिक्शन, एक चीज और ध्यान रखने की है। हमने कहा फ्रिक्शन क्यों लगता है? इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस। अब अज्यूम कीजिए मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, मेटल के ब्लॉक्स हैं, उसके ऊपर हवा में ऑक्साइड्स डिपॉजिट हो गए, उसको साफ कर दिया मैंने, जितनी इंप्योरिटीज हैं साफ कर दिया, एंड आई पॉलिश इट, एंड देन आई पॉलिश दिस वन ऑल्सो, और दोनों परफेक्टली पॉलिश हो गए कि देयर इज नो सरफेस इंप्योरिटी। नो सरफेस इंप्योरिटी, नो सरफेस इंप्योरिटी, थ्योरेटिकल केस है, आइडियल केस है, बट नो सरफेस इंप्योरिटी। अब उन दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया। अब उन दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया तो उन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? इनफाइनाइट। क्योंकि इंप्योरिटी की वजह से फ्रिक्शन होता है, लेकिन इंप्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो फ्रिक्शन इनफाइनाइट हो गया। क्यों? क्योंकि यदि अब ये दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया, दैट इज लाइक वेल्डिंग हो गई, दोनों एक साथ चिपक गए, क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं। क्योंकि मैं बता ही नहीं सकता ऊपर वाला नीचे वाला अलग अलग है क्या, दे जस्ट बिकम वन। सो फ्रिक्शन इज मोर इंटरेस्टिंग देन जस्ट दिस। सपोज आई हैव अ बॉल विच इज रोलिंग, स्फीयर रोलिंग। रोल कर रहा है इधर, v से इसकी वेलोसिटी है vcm, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसकी वेलोसिटी है 0। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है, प्योर रोलिंग है, नो स्लाइडिंग।
तो प्योर रोलिंग के लिए क्या कंडीशन होती है? तो इसके लिए ओमेगा आर किधर होगा? इस डायरेक्शन, बीसीएम किधर होगा? सॉरी, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? रोलिंग की वजह से ऐसे रोल कर रहा है ना, तो लीनियर वेलोसिटी रोलिंग की वजह से कितनी? उतनी। तो दिस एंड दिस कंबाइंड गिव्स मी 0। सिमिलरली 2 VCM। क्यों? क्योंकि ये तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, उसके ऊपर रोलिंग की वजह से। आइडियल केस है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आइडियल केस, नथिंग हैपेंस। बट हकीकत में हम देखते हैं कि यदि स्फीयर को रोल कर दिया तो वो जाके रुक जाता है। क्यों रुकता है? एयर रेसिस्टेंस की वजह से। नो, यस, आई मीन एयर रेसिस्टेंस की वजह से रुकता है, बट और भी वजह है। और क्या वजह है? आइडियल केस में क्या होता है, स्फीयर और ग्राउंड कंप्रेस नहीं होते, और यदि कंप्रेस नहीं होते तो आइडियल केस के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस वो चलता जाएगा, नहीं रुकेगा। इन प्रैक्टिस क्या होता है कि ये स्फीयर जो है, कोई भी मटेरियल ले लीजिए, उसकी थोड़ी तो कंप्रेसिबिलिटी होती है। यंग्स मॉड्यूलस वगैरह वगैरह पढ़ा था ना, तो थोड़ा तो डिफॉर्मेशन होता है। इसलिए द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन is not just a point. It is not just a point. क्यों? क्योंकि डिफॉर्मेशन की वजह से थोड़ा सा एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, और स्फीयर जब इधर रोल कर रहा है, तो इधर रोल कर रहा है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? ये आगे बढ़ता जा रहा है तो ये यहां पे थोड़ा सा ज्यादा दबाएगा, पीछे की तरफ उठता जा रहा है, थोड़ा सा कम फोर्स लगेगा। तो इफेक्टिवली जो नॉर्मल रिएक्शन है, वो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर के थ्रू पास होने के बजाय यहां से लगेगा ना, थोड़ा सा आगे से है तो नॉर्मल, तो इस डायरेक्शन के मोशन को तो अफेक्ट नहीं करता। तो जो स्फीयर रोल करते करते रुक जाता है, उसके ऊपर लाजमी बात है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है। देन यू कैन से कि सर यदि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है तो इसकी वजह से अबाउट द सेंटर टॉर्क होगा, और ये तो इसको और ज्यादा रोटेट करेगा। करेक्ट? ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो सेंटर से जरा सा आगे से लगा, ये नॉर्मल रिएक्शन इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो जैसे जैसे स्फीयर रुक रहा है, इसका रोटेशनल मोशन भी कम हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन भी कम होना है। दोनों फ्रिक्शन की वजह से है। ये फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ये प्रेस कर रहा है, और इसकी वजह से टॉर्क इधर लगे, एंड दैट इज व्हाई द स्फीयर स्टॉप्स रोलिंग। बट इसी का एक और बड़ा खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है, जहां मैं कोई फोर्सेस नॉर्मल रिएक्शन की बात नहीं करता। वो क्या? आप एक स्प्रिंग मास सिस्टम लीजिए, और हमने क्या करते हैं, हम कहते हैं इसको यहां तक खींचो और छोड़ दो, तो व्हेन इट कम्स बैक इट विल हैव द सेम वेलोसिटी, सेम काइनेटिक एनर्जी जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। विच मीन्स यदि मैं इसको यहां लाके छोड़ दूं तो ये इन प्रिंसिपल ऐसे, आपको ग्रेविटी अच्छी नहीं लगती, मत लगने तो ऐसे कर लो और कहो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मान लो आइडियल केस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब इसको लाके यहां छोड़ दो, तो विल इट ऑसिलेट लाइक दिस? यस। अप टू इंफिनिटी? नो। व्हाई नॉट? क्योंकि एवरी टाइम स्प्रिंग को कंप्रेस करके जो एनर्जी उसकी बढ़ती है, वापस जब ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आती है, इस होल प्रोसेस में थोड़ी सी एनर्जी हीट में डिसिपेट हो जाती है, एंड एनी एनर्जी दैट इज डिसिपेटेड इनटू हीट इज एसेंशियली फ्रिक्शन लाइक थिंग।
है ना। इसको मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ते हैं, कोई और फिनोमेना कहते हैं जिसको हिस्टेरेसिस भी कहते हैं। स्फीयर जब रोल करेगा तो क्या, कंप्रेस कर रहा है, फिर आगे बढ़ गया, वो उठ के आ गया, फिर और कंप्रेस किया, फिर उठ के आ गया। तो द होल प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग उठना, इस चक्कर में देयर इज कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ एनर्जी इसकी मोशन कम होता जाता है और ये रुक जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट रोटेशनल मोशन एंड रिलेटेड इससे जो फ्रिक्शन है।